हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बारे में। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है फिजिक्स की काफी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में और लेजर फिजिक्स में भी ये टॉपिक हम स्टडी करते हैं। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट पढ़ने से पहले हमें तीन चीजों के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। जो फर्स्ट है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, सेकंड वन है स्पॉन्टेनियस इमिशन और जो थर्ड वन है स्टिमुलेटेड इमिशन। इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों के बारे में ही पता करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और बता दें। सपोज दैट हम मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक एटम है और इस एटम के ऊपर हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करते हैं तो हमारे पास ये तीन फिनोमिना टेक प्लेस करते हैं। फर्स्ट वन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन इमिशन और थर्ड वन स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ईएम वेव को किसी एटम के ऊपर फॉल किया तो वहां पे तीन चीजें हो सकती हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। सपोज दैट हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी दो एनर्जी स्टेट है। ये हमने फर्स्ट एनर्जी स्टेट माना और ये हमने सेकंड एनर्जी स्टेट माना। और फर्स्ट एनर्जी इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसको बोलते हैं जिसका एनर्जी कम होता है, एक्साइटेड स्टेट उसको बोलते हैं जिसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो बोल दी हमने यहाँ पे E1 और एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो E2। और ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने एटम मान लिए कि हमारे पास N1 एटम कहाँ पे है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर N1 एटम है और यहाँ पे N2 स्टेट है। तो जब हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करते हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर तो ग्राउंड स्टेट के कुछ एटम और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ से जो इंसिडेंट एनर्जी है या इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जब लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर हमने कुछ एनर्जी फॉल करवाई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाई तो लोअर एनर्जी स्टेट के जो एटम है उन्होंने एनर्जी गेन की और एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। देन उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होगा, फिर से हम यही कंडीशन मानते हैं, यही लेके चलते हैं। अब ये एटम ऊपर तो चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, अब क्या करेगा, नीचे भी आएगा। अब नीचे आने की भी दो रीजन है, एक तो अपने प्यार से आ जाए और एक जबरदस्ती करके लेके आए। तो अगर ये एटम आफ्टर सम टाइम वापस नीचे आता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो क्या करता है, यहां से ये एनर्जी को इमिट करता है, फोटोन को रिलीज करता है, h न्यू एनर्जी का फोटोन यहां से रिलीज करता है। मतलब जितना इन दोनों के बीच में गैप है, जो एक्साइटेड स्टेट है वो है हमारे पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। मीन्स E2 और E1 का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे h न्यू से लिख दिया। तो हम स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या लिखेंगे, जो एक्साइटेड स्टेट का एटम है वो अपने आप ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। अपने आप ग्राउंड स्टेट में कब आएगा, जब वो h न्यू एनर्जी या फोटोन को रिलीज कर देगा तो वापस कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। और यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम रहता है वो कितने टाइम तक रहता है, वो रहता है 10⁻⁻8 सेकेंड तक यहाँ पे एटम रुकता है। उसके बाद थर्ड वन जो बात करें, थर्ड वन है हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अब तक हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन में देखा कि एटम ने एनर्जी गेन की, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। स्पॉन्टेनियस एमिशन में देखा कि एक्साइटेड स्टेट से जो एटम है वो प्यार के साथ, मतलब प्यार से वापस नीचे आ गया। अगर प्यार से नहीं आता तो जबरदस्ती करके लेके आते। तो जब नीचे आया तो h न्यू एनर्जी का फोटोन उसने रिलीज कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड वन पे, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट का एटम है, ये मान लिया हमने एक्साइटेड स्टेट का एटम है, अब ये प्यार से तो नीचे आएगा नहीं, ठीक है, प्यार से नीचे नहीं आएगा तो इसको ट्रिगर करके नीचे लेके आएंगे। और ट्रिगर कैसे करेंगे, बाहर से हम फोटोन फॉल करेंगे। जब फोटोन फॉल करेंगे तो इस फोटोन का एनर्जी जो हमने इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, जब ये एटम एक्साइटेड, जब हम इसको ट्रिगर करके नीचे लेके आ रहे हैं तो ये जो एक्साइटेड स्टेट का
एटम है ये भी क्या करेगा, यहां से एनर्जी या फोटोन रिलीज करेगा। तो जो इंसिडेंट फोटोन है और जो एक्साइटेड फोटोन है, सॉरी जो इमिशन का जो फोटोन है, इन दोनों की जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, जो एक्साइटेड स्टेट का एटम है वो आराम से नीचे नहीं आएगा, प्यार से नीचे नहीं आएगा, उसको जबरदस्ती करके ट्रिगर करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है और जो रिलीज फोटोन है, जो इमिट किया गया फोटोन है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम होगी तभी ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, जब इंसिडेंट फोटोन और इमिटेड फोटोन दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दोनों की क्या हो, सेम हो। तो ये थे हमारे पास 3 केस। फर्स्ट वन हमने देखा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन देखा हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्ड वन देखा स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम यहाँ पे इनके आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पे फिर से 2 एनर्जी स्टेट मानते हैं। ये हमने एनर्जी स्टेट माना E1 और ये मान लिया हमने E2, और E1 के अंदर जो एटम है वो मान लिया N1 और इसके अंदर जो एटम है उनको मान लिया N2। तो बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की, जो फर्स्ट पॉइंट है। अब ये जो एटम है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जा रहा है, तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चीज डिपेंड कर रही है जो बाहर से हम फोटोन डाल रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। अगर मान लिया इनकी जो बाहर से जो फोटोन डाल रहे थे उसका जो एनर्जी है इनके बैंड गैप से कम होता, तो ये जो फोटोन है वो जो एटम है एक्साइट करके हायर लेवल के अंदर नहीं जाता या एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं जाता। तो ग्राउंड स्टेट के एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ये चीज डिपेंड कर रही है बाहर से जो एनर्जी इसके ऊपर डाल रहे हैं, और दूसरा इस N1 स्टेट के अंदर या फिर इस E1 एनर्जी स्टेट के अंदर कितने एटम है। अगर मान लिया 5 एटम है तो 5 एटम एक्साइट करके ऊपर जाएंगे, 10 एटम है तो 10 एटम एक्साइट करके ऊपर जाएंगे, 1000 एटम है तो 1000 एटम एक्साइट करके ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसके हम आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालें तो बेसिकली ये जो बात है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इसका जो रेट है, ट्रांजिशन का रेट या एक्साइटेशन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक तो जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को लिख दिया हमने ई रो से, इस एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा डिपेंड कर रही है कि इस E1 एनर्जी स्टेट के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो अब हम इसका आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालें तो जो इसका जो ट्रांजिशन का रेट है, मीन्स जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम जा रहे हैं उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, कितने एटम ऊपर जाएंगे। तो ये चीज डिपेंड किसके ऊपर करेगी, जो ट्रांजिशन रेट है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे R से। R किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि N1 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1। जितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितने N1 के अंदर एटम होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांजिशन होगी। दूसरा ये चीज डिपेंड कर रही है ट्रांजिशन या फिर रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो एनर्जी डेंसिटी है इंसिडेंट फोटोन की उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको h न्यू से डिनोट कर देते हैं। तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, इस एनर्जी डेंसिटी की हो जाएगी, E न्यू। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 E न्यू। कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट लेके आएंगे हम यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो ये इसको बोल दिया R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट का साइन आएगा हमारे पास, और जो कांस्टेंट है वो हमने ले लिया B12। B12 किस लिए लिया, क्योंकि जो एक्साइटेशन हो रही है एटम की वो या फिर जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहां से हो रही है, लेवल 1 से कहां जा रहे हैं, लेवल 2 के अंदर जा रहे हैं, इसलिए हमने बोला B12। जो ट्रांजिशन है वो 1 से लेके कहां पे हो रही है, 2 के ऊपर हो रही है। बाकी आगे जो N1 E न्यू ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो यहाँ पे हमने जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमने यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट की जो इक्वेशन है वो निकाल ली। और यहाँ पे जो B12 है इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। B12 क्या है हमारे पास, B12 एक कोफिशिएंट है, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन।
इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ये चीज याद रखनी है, आगे यूज होगा इसका। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पॉन्टेनियस इमिशन की। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होगा वो भी देखते हैं। फिर से हमने यहाँ पे दो स्टेट मान ली। पहली जो स्टेट की एनर्जी है E1, दूसरी स्टेट की एनर्जी E2। फर्स्ट स्टेट के यहाँ पे N1 एटम प्रेजेंट और यहाँ पे N2 एटम प्रेजेंट है। अब जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है उसके अंदर क्या होगा, एटम हमारे पास ऑलरेडी किसके अंदर है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, और एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर आएगा। इसको हमने बोला था स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन बोला था। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहां से फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा hν एनर्जी का। तो अब ये फोटोन, ये यहाँ पे जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे रेट डिपेंड कर रही है सिर्फ एक चीज के ऊपर, जितने ज्यादा N2 में एटम प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, हमारे पास नीचे आएंगे। अगर मेरे पास N2 में 5 एटम प्रेजेंट है तो 5 ही एटम नीचे आएंगे, 10 है तो 10 एटम नीचे आएंगे, 20 एटम है तो 20 एटम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है या जो रेट ऑफ इमिशन है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने एटम N2 में प्रेजेंट है। जितने एटम N2 में प्रेजेंट होंगे उतना ही रेट होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2। और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आएगा, R इक्वल टू A, कहां से आ रहा है, स्टेट 2 से 1 के अंदर आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे A21। जो ट्रांजिशन हो रही है वो 2 से 1 के ऊपर हो रही है और आगे N2 एज इट इज, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब A21 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या नाम है भाई इसका। तो ये क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट है, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन रहता है वो रहता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या था, इसी के अंदर बता देता, अलग डायग्राम ही बना देता हूं मैं इसका। ये E1 एनर्जी और इसका एनर्जी E2, देन इस N1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे N2 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है वो अपने आप तो आएगा नहीं, प्यार से जबरदस्ती करके लेके आना पड़ेगा, ट्रिगर करके। तो ये ट्रिगर करके हम एटम लेके आए, बाहर से क्या करेंगे, इसके ऊपर एनर्जी डालेंगे, hν एनर्जी का फोटोन डालेंगे। तो उस केस में क्या होगा, एक तो ये फोटोन रिलीज करेगा एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएगा, और ऑलरेडी हम एक फोटोन बाहर से डाल रहे हैं, तो दोनों का एनर्जी क्या है, hν, दोनों का एनर्जी हमने सेम मान लिया, तभी ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अब जो ट्रांजिशन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो अब यहाँ पे ट्रांजिशन डिपेंड कर रही है N2 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं और कितने फोटोन हमने बाहर से डाले हैं इस N2 एटम को ट्रिगर करवा के नीचे लेके आने के लिए। तो यहाँ पे दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक तो N2 के होगा, दूसरा जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी डेंसिटी के होगा, वो क्या है, Eν। कोई भी दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 Eν। कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे हम R इक्वल टू B, कहां से आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, तो B21 और देन N2 Eν। ये हमारे पास आइंस्टीन कोफिशिएंट है, किसके लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे बड़ा सिंपल है, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगा कि ये दोनों फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो हमने ये डिपेंड कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। एब्जॉर्प्शन में क्या किया था, रे डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे डाली, ऊपर गए एक्साइटेड करके, तो जितने ऊपर जाएंगे उतने ही क्या होंगे, नीचे आएंगे। और नीचे आने वाले किस किस के अंदर हैं, एक तो स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर है, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर है, और जो दूसरा है वो किसके अंदर है, स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन है
एब्जॉर्प्शन को हम इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो इक्वेशन निकाली है, यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन के लिए निकाला था, तो इसको हम आर ए से लिख देते हैं, हमें पता लग जाएगा ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। जो सेकंड वन है ये किसके लिए है, एमिशन के लिए है, तो इसमें हमने यहाँ पे ए लिख दिया ताकि हमें इजिली पता लग जाए। और जो थर्ड वन है इसको हम लिख देते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, तो इसके लिए स्टिमुलेटेड एमिशन इससे लिख दिया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई प्लस आर एस ई। तो यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है जो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जो दूसरी टर्म है आर एस ई वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। अब इन तीनों की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे आर ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आर ए की वैल्यू है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 ये निकाल रखी, इक्वेशन नंबर 3 ये निकाल रखी, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 तीनों इक्वेशन उठा के इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर ए की वैल्यू है B12। मेरे को याद है, अगर आपको ध्यान ना हो तो पीछे से देख लेना, या साथ के साथ नोट करते रहा करो। क्वांटम कोई बच्चों की चीज नहीं है, ये काफी टफ सब्जेक्ट है, तो साथ के साथ पेन कॉपी लेके अपना नोट करते रहा करो। और यहाँ पे आर ए की वैल्यू रखे हैं, तो आर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो A21 साथ में N2 प्लस में ये वाली टर्म लिखेंगे B21 N2 और साथ में एनर्जी डेंसिटी H न्यू, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली टर्म तो हम यहीं पे रखेंगे, और ये वाली जो टर्म है बी वाली, ये सेकंड टर्म, इसको उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे। ये इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं मैं, A21 N2 किसके इक्वल हो जाएगा, B12 N1 E न्यू एनर्जी डेंसिटी, माइनस ये टर्म इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी B21 N2 और E न्यू। ये आ गई हमारे पास। इसको, इस इक्वेशन को कुछ भी नाम दे दो या अभी नहीं। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इस इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसमें भी E न्यू है और इसमें भी E न्यू है। तो हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं E न्यू को। तो ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी, यहाँ पे E न्यू को कॉमन निकालेंगे तो हमने यहाँ से E न्यू को कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास B12 N1 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस B21 N2, ये बच जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एनर्जी डेंसिटी है ये वाली, अब ये जो कंप्लीट टर्म है किसकी इक्वल आई है, इस टर्म की इक्वल आई है। यहां से हम एनर्जी डेंसिटी E न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और ये वाली जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो आके क्या आएगा हमारे पास, E न्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू कहां से आई, ये वाली टर्म तो हमने यहाँ पे ही रखी, इसको उठा के हम उस तरफ लेके चले गए तो ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें से अगर हम B21 N2 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं बार, तो ये आ जाएगा E न्यू एज इट इज। यहाँ पे A21 और N2 हमने एज इट इज लिखा, ये वाली टर्म कॉमन निकाल ली बाहर, B21 N2। अंदर इसमें ये टर्म है नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा P12 N1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा B21 N2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस में 1। अब प्रॉब्लम ये है, इस इक्वेशन को सोल्व करें, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ N2 से N2 कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताती है, जो दो स्टेट, सपोज दैट मान लिया हमारे पास कोई भी दो स्टेट हैं, दो स्टेट के अंदर एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो एनर्जी है वो कितना होगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। एमबी के ऊपर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊपर अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, आने वाले टाइम में जल्दी ही हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को एक बार रीराइट करते हैं हम। N2 को कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, E न्यू, ये आ जाएगा A21 और N2 कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा, B21 और ये वाली टर्म एज इट इज B12 B21 और साथ में N1 बाय N2 और -1। अब हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या दे रखा है, ये जो N1 और N2 की वैल्यू दे रखी है और इसकी जो वैल्यू हो डायरेक्ट अभी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू बता रखी है N1 बाय N2। जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो आ जाएगा तो आप वहां से देख सकते हो। मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इस N1 बाय N2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आएगी हमारे पास E2 माइनस E1, या फिर हम यहाँ पे H न्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि E2 माइनस E1 किसके बराबर होता है, H न्यू के बराबर होता है डिवाइड बाय KPT। तो मोस्ट ऑफ बुक में आप में यहाँ पे H न्यू भी मिल सकता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे H न्यू डिवाइड बाय KPT। ये वैल्यू भी आपको मिलती है किसकी, N1 बाय N2 की। तो अब ये जो वैल्यू निकाली है इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर दें, N1 बाय N2 की पुट कर दें और फिर हम उस इक्वेशन को सोल्व करें। तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। बस यहाँ पे ये N1 बाय N2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो E न्यू ये क्या आ जाएगा, A21 डिवाइड बाय B21 1 बाय B12 डिवाइड बाय B21 और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे इंटू E की पावर H न्यू KBT। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, एनर्जी डेंसिटी की। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो प्लैंक्स लॉ है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसका यूज करेंगे। और वहां पे भी हम क्या निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालते हैं। तो वहां पे भी जो E न्यू की जो वैल्यू है इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, 8 पाई H न्यू क्यूब बाय C का क्यूब और साथ में क्या आएगा 1 बाय E की पावर H न्यू और KBT। ये हमारे पास किससे आती है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से आती है ये वाली जो वैल्यू है और माइनस में यहाँ पे 1 भी आएगा। अब ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, दोनों को कंपेयर कर लें और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट होंगे। तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर करने के बाद आएगा यहीं पे लिख देता हूं, इसी में देख लो, ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस पार्ट के इक्वल आ जाएगी जब कंपेयर करेंगे तो। और इसमें क्या होगा, ये जो B12 और B21 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं लिख के कैसे आएगा। जो A21 डिवाइड बाय B21 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल में जो है ना ब्रैकेट से बाहर ये वाली जो टर्म, इसके इक्वल आ जाएगा 8 पाई H न्यू क्यूब, 8 पाई H न्यू क्यूब बाय C की पावर 3। एक तो आइंस्टीन कोफिशिएंट इक्वेशन आती है हमारे पास ये, दूसरा हम क्या लिखेंगे B12 अभी बताता हूं कहां से आई, और B21 ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ये वाली कहां से आई, ये वाली इक्वेशन आई यहां से, B12 डिवाइड बाय B21 ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये दोनों के अंदर क्या है, ये वाली टर्म दोनों के अंदर कॉमन है, ये टर्म आई हमारे पास यहां से। अब इस B21 को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, B12 इक्वल टू B21,
तो यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट। इसको इक्वेशन ए बोल दिया, इसको इक्वेशन बी बोल दिया। तो इक्वेशन ए और बी क्या है हमारे पास, आइंस्टीन कोफिशिएंट है। ये भी ले लो भाई, इसको भी ले, इसको भी क्यों छोड़े, इसको इक्वेशन सी बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। थैंक यू।